हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं कुछ मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके की कुछ बेहतरीन वीडियोस आपके सामने लेके आने वाला हूँ। तो उसी की शुरुआत करते हुए आज मैं अपनी जो क्लास है वो इंग्लिश के एक टॉपिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। आज मैं आपको दो बड़े ही इंपॉर्टेंट चीज़ें इंग्लिश की बताने वाला हूँ, एंड दैट इज़ माई सब्जेक्ट एंड माई ऑब्जेक्ट। इंग्लिश का जो हमारा बेस है वो यहीं से हमारा स्टार्ट होता है। मैं यहाँ पे इंग्लिश नहीं बोलूँगा, मैं यहाँ पे बोलूँगा कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। जहाँ मैं जो आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो पढ़ाने जा रहा हूँ कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। एंड माइंड इट, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश नहीं पूछी जाती है। मोस्टली आपकी जो डीलिंग रहती है दैट इज़ ऑफ ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। कोई आपसे पोइम नहीं, कोई आपसे प्रोज नहीं, कोई आपसे पोइट्री नहीं, कोई आपसे एक चीज़ नहीं पूछने वाला है। अगर मैं ये डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स की बात ना करूँगा, मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव इंग्लिश की जो है वो बात कर रहा हूँ। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं अपनी क्लास में सिर्फ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का जिक्र आपसे करने जा रहा हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, स्प्रेड क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। प्यारे बच्चों, दो सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, आइए पहले उसे समझने की कोशिश करते हैं। एक सेंटेंस मैंने लिखा है सचिन प्लेज क्रिकेट। सचिन प्लेज क्रिकेट, सचिन क्रिकेट खेलता है। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको जो बेसिक इंग्लिश का पार्ट है वो पता होना ज़रूरी होता है। जब तक आपको इंग्लिश का बेसिक क्लियर नहीं होगा, आपको इंग्लिश में डेफिनेटली दिक्कत आएगी। और बहुत सारे बच्चों को लगता है कुछ 4, 5, 8, 10 या 40-50 रूल रट के आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। इसे अपने माइंड से आप निकाल दीजिए। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। पिछले 4 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश को ग्रास्प करने की कोशिश करते हैं। जैसे उन्होंने 1857 का रिवोल्ट जीके का रट लिया, मैथ्स के कुछ टाइम एंड डिस्टेंस के टाइम एंड वर्क के रूल्स रट लिए, क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। इंग्लिश में अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं है तो एक चीज़ आप अपने माइंड में 100% डाल लीजिए कि आपको इंग्लिश समझ में आने वाली नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इंग्लिश में अगर आपका 50 नंबर की आपको इंग्लिश एग्जाम में आनी है, 50 में से अगर आप 35 प्लस स्कोर कर पा रहे हैं इंग्लिश में, तो दैट इज़ ए वेरी बिग थिंग। नहीं आते 50 में से 35 प्लस नंबर लाना बहुत बड़ी बात होती है। खैर, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको कुछ फैक्चुअल चीज़ों से रूबरू करवा रहा हूँ। उसके बाद नहीं करेंगे इंग्लिश के, आइए कुछ 2 मिनट में, 2 या 3 मिनट में मैं कुछ इंग्लिश की कुछ बेसिक चीज़ों से आपको रूबरू करवा देता हूँ, फिर मैं आके अपनी इस बातों पर गौर करूँगा। इंग्लिश हमारी शुरू होती है नाउन से। नाउन क्या होता है, देखिए, इंग्लिश का कोई भी वर्ड, इंग्लिश का इस दुनिया का कोई भी वर्ड जिसका कोई नाम है तो हमारा क्या है, नाउन। पेन नाउन है, नाम है। स्टार नाम है, नाउन है। सचिन नाउन है, नाम है। इस दुनिया का कोई भी चीज़, कोई भी नाम जिसका कोई एक नाम है, वो हमारा क्या है जी, वो हमारा एक नाउन है। बाकी मैं पूरा नाउन का क्लास लूँगा आपसे, घबराएंगे नहीं। नाउन के बाद आता है हमारा जी प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, बार बार डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में किसी एक वर्ड को बार बार यूज़ ना किया जाए, उसको कर्व करने के लिए, उसे कम करने के लिए हमने इंग्लिश में अपना टॉपिक रखा है, उसे बोला जाता है जी प्रोनाउन। प्रो प्लस नाउन मीन्स कोई ऐसा वर्ड विच इज़ यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, उसे बोला जाएगा जी क्या, प्रोनाउन। प्रोनाउन हमारे पास 7 फंडामेंटल, हमारे पास 7 प्रोनाउन है। 3 हमारे पास पर्सन्स होते हैं जी इंग्लिश में। एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, एक होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, जो बात कर रहा होता है। बात जो करेगा, अगर वो एक होगा तो यूज़ करेगा आई, अगर वो बहुत सारे होंगे तो यूज़ करेंगे वी। इंग्लिश के फर्स्ट पर्सन में हमारे सिर्फ 2 वर्ड आते हैं, दैट इज़ आई एंड वी। सेकंड पर्सन कौन होता है, जिसके साथ बात की जा रही होगी। जैसे मैं समय आपसे बात कर रहा हूँ, यू आर द सेकंड पर्सन। आप सब मेरे साथ बात करेंगे, आई एम द सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में एकमात्र हमारा प्रोनाउन आता है, दैट इज यू। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट पर्सन में सिर्फ हमारे 2 वर्ड आते हैं, आई एंड वी। सेकंड पर्सन में हमारा सिर्फ एक वर्ड आता है, दैट इज यू। और थर्ड पर्सन कौन होता है, जिसका रेफरेंस दिया जा रहा होता है, या फिर यूँ बोलें जिसका जिक्र किया जा रहा होता है। तो थर्ड पर्सन हमारा कौन आता है, अगर वो सिंगुलर है और मेल है, यूज़ करेंगे ही। अगर वो सिंगुलर है और फीमेल है, यूज़ करेंगे शी। अगर वो सिंगुलर है और नॉन लिविंग थिंग है या फिर एनिमल है, तो यूज़ क्या करेंगे, इट। और अगर वो बहुत सारे हैं, चाहे वो लिविंग चाहे वो नॉन लिविंग, तो यूज़ करेंगे दे। तो थर्ड पर्सन में हमारे आते हैं ही, शी, इट, दे। 7 हमारे पास फंडामेंटल प्रोनाउन है। मैंने बोला फंडामेंटल प्रोनाउन। इसके अलावा हुम, विच, दैट, हु, ये भी हमारे क्या हैं, प्रोनाउंस हैं। वो हम प्रोनाउन चैप्टर में समझेंगे। नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया। उसके बाद बारी आती है जी हमारे वर्ब। अब आप बोलेंगे सर ये वर्ब क्या है। तो प्यारे दोस्तों, जिस तरह जब आप सब्जी बनाते हैं, सब्जी बनाते हुए एक चीज़ फंडामेंटल बीच में पड़ती ही पड़ती है, आप टमाटर ले लें या प्याज ले लें, है ना। वैसे ही उसी तरह हमारा वर्ब एक ऐसा पार्ट है इंग्लिश का जो हमारे हर सेंटेंस में पड़ता ही पड़ता है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, बिना वर्ब के हमारी इंग्लिश कंप्लीट नहीं होती, या मैं यूँ बोलूँ, बिना वर्ब के हमारा कोई इंग्लिश का सेंटेंस भी कंप्लीट नहीं होता।
आप कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस ऐसा नहीं बोल पाएंगे जिसमें वर्ब नहीं होता। तो वर्ब की एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है हमारी इंग्लिश में, कमिंग क्लासेस में उस पर बात करेंगे। खैर, वर्ब होता क्या है प्यारे बच्चों? वर्ब दो किस्म का होता है, एक होता है फाइनाइट वर्ब, एक होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। अब आप बोलेंगे सर वो क्या होता है? मैं अगर सारी चीज़ें इसी वीडियो में बताने बैठा तो वीडियो कई घंटों की बन जाएंगी। थोड़ी थोड़ी डिस्कस करेंगे अपन, है ना, घबराएंगे नहीं। वर्ब दो किस्म का होता है, एक होता है फाइनाइट वर्ब, एक होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब की फर्दर टाइप्स निकलती हैं, एक निकलता है मेन वर्ब, एक निकलता है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है? इंग्लिश का कोई भी वर्ड जो हमारा एक्शन शो करता है, फॉर सपोज ईट खाना, जंप कूदना, स्लीप सोना, इंग्लिश का कोई भी वर्ड जो एक्शन शो करता है दैट इज माई वर्ब। और कौन सा वर्ब? हेल्पिंग वर्ब। अभी तक मैंने क्या बोला? वर्ब की टाइप्स निकलती हैं, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब की फर्दर दो टाइप्स निकलती हैं, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब फर्दर दो किस्म का होता है, एक होता है हमारा, एक होते हैं हमारे मॉडल्स। मॉडल्स में कौन कौन आ गए हमारे? कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, ऑट, मस्ट, नीड, यूज, डेयर, दीज आर माई मॉडल्स। और आपके जेके का जो हमारा एग्जाम कंडक्ट होता है उसमें मॉडल्स नाम का एक टॉपिक है, आप सिलेबस उठा के देख सकते हैं। और मॉडल्स में करीब करीब 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते ही आते हैं फॉर श्योर। कौन से क्वेश्चन आते हैं वो मैं सब आपको अपनी इस वीडियो में बता दूंगा। इस वीडियो में तो मॉडल्स मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, जब मॉडल्स पढ़ाऊंगा मैं बता दूंगा क्वेश्चन आते भी कौन से हैं। हर बार जो मैंने पढ़ाया होता है, जो अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 4 साल का, जो मोस्टली मेरे इंग्लिश के नोट्स बच्चे बनाते हैं उसी में से आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, इसे मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। खैर छोड़िए, उसके बाद नहीं करेंगे। तो मैं आपको बता रहा था फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब की फर्दर दो टाइप्स निकलती हैं, एक निकलते हैं मॉडल्स और एक निकलता है हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, PAV। उसमें 3 आते हैं हमारे, डू, बी, है। डू में आता है डू, डिड, डज। बी में आता है इज, एम, आर, वाज, वर और बी। और हैव में आता है हमारा हैज, हैव, हैड। ये हमारी शॉर्ट में इंट्रोडक्शन है किसकी? हमारी वर्ब की। एक कुछ चीज़ बताना चाहूँगा, जिसको इतनी रामधानी समझ ना आए वो वर्ब इस तरह से पकड़ ले, इंग्लिश का कोई भी वर्ड जिसकी फॉर्म्स बनती हैं, जैसे मैंने क्या लिखा है? सचिन। क्या सचिन सचिंड सचिंड होगा? क्या सचिन का सचिनिंग होगा? नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, जिस भी वर्ड की फॉर्म्स बनती हैं वो हमारा क्या है? एक वर्ब है। जैसे मैंने बोला ईट, ईट, एट, ईटन, सुना है ना आपने, है ना? स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, सुना है ना? तो ये हमारा क्या है? वर्ब है। इसमें बी एक्सेप्शन है। जैसे मैं बोलूँगा ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा ये हमारा वर्ब नहीं है, ये हमारा एक एडजेक्टिव है। जिस तरह से वर्ब की फॉर्म्स होती हैं V1, V2, V3, उस तरह से एडजेक्टिव की फॉर्म्स होती हैं PD, CD एंड SD। आई मीन ये प्राइमरी जो सबसे पहले वाली होती है, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव मीन्स सबसे सुप्रीम वाली, जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। क्या उसकी बात नहीं करेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लेक्शन में पढ़ने की जरूरत है नहीं है, ठीक है। मैं सिंपल वे में आपको चीज़ें कुछ बता रहा था। अभी तक हमने डिस्कस किया नाउन को, प्रोनाउन को, वर्ब को, फाइन। उसके बाद बात करते हैं हम अपनी एडजेक्टिव की। प्यारे बच्चों, एडजेक्टिव होता क्या है? इंग्लिश में एडजेक्टिव को हमने सिर्फ 2 काम के लिए रखा है। एडजेक्टिव हमारा या किसी नाउन को क्वालिफाई करता है या किसी प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। जैसे मैंने बोला सचिन इज अ गुड बॉय। गुड बॉय, गुड बॉय है कौन? गुड बॉय है सचिन। तो सचिन मेरा क्या है? नाउन, और गुड बन गया मेरा क्या? एडजेक्टिव। गुड वर्ड जो मेरा क्वालिफाई कर रहा है वो कर किसको रहा है? अनडाउटेडली सचिन को ही कर रहा है, बट उसके इमीडिएट साथ में जो हमारा एक वर्ड बैठा हुआ है नाउन, वो है बॉय। बॉय तो है बट कैसा? गुड बॉय। तो गुड हमारा क्या बन गया? एडजेक्टिव। उसके बाद मैंने बोला ही इज पुअर, या मैं ये बोल देता हूँ ही इज इंटेलिजेंट, कुछ भी मैंने बोल दिया। तो मैंने बोला ही इज इंटेलिजेंट या ही इज पुअर। तो ही इज पुअर जो मैंने बोला, ये जो इस सेंटेंस में जो मेरा पुअर वर्ड है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है? वो क्वालिफाई कर रहा है सचिन को। तो पुअर मेरा क्या है? एक एडजेक्टिव है। और अनडाउटेडली उस समय जो हमारा ही है वो क्वालिफाई किसको कर रहा है? सचिन को। बट सचिन का हमने यूज क्या किया है? ही। तो इस सेंटेंस में मेरा जो एडजेक्टिव है वो किसे क्वालिफाई कर रहा है? प्रोनाउन को। तो अभी तक हमने अपनी 1 मिनट में ये समझा, पिछले 1 मिनट में, कि एडजेक्टिव को हमने इंग्लिश में सिर्फ 2 काम के लिए रखा है। एडजेक्टिव या किसी नाउन को क्वालिफाई करता है या किसी प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। बाकी घबराने की जरूरत नहीं है, हम पूरी क्लास लेंगे उसके बारे में। अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है नाउन को, प्रोनाउन को, वर्ब को एंड एडजेक्टिव को। उसके बाद बात हमारी आती है हमारी प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन और कंजंक्शन हमारे 2 भाई हैं, प्रेपोजिशन छोटा भाई, कंजंक्शन बड़ा भाई। प्रेपोजिशन का काम होता है हमारे नाउन या प्रोनाउन को वो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ लिंक करता है। जैसे मैं बोलूँगा अ कैट इज सिटिंग डैश द चेयर, अगर मैं इन लगाऊंगा मतलब चेयर के बीच में बैठी है, ऑन लगाऊंगा ऊपर बैठी है, अंडर लगाऊंगा तो नीचे बैठी है, बिलो लगाऊंगा
ये हर एक preposition आप हर एक नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज़ कर सकते हैं, बट उसकी यूजेज आपको एग्जाम में पूछी जाती है। और preposition भी हमारे JK SAP की SSB एग्जाम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो शॉर्ट में बताता हूँ preposition होता क्या है। preposition को 3 वर्ड में डिफाइन करूंगा। इट इज़ ए लिंकिंग वर्ड, ये हमारे नाउन या प्रोनाउन को लिंक करता है विद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इसका बड़ा भाई कंजंक्शन, जैसे एक फेविकोल होती है, गोंद होती है, उसी तरह हमारा इंग्लिश में कंजंक्शन है। जैसे दो पाइपों को जोड़ने के लिए बीच में वो एक कनेक्टर डलता है, तो कंजंक्शन को हम बोलेंगे कंजंक्शंस आर कनेक्टर्स। कंजंक्शंस दो फ्रेजेस को कनेक्ट करते हैं, दो क्लॉजेस को कनेक्ट करते हैं, दो वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं, दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं, सो एंड सो। फाइन। उसके बाद हमारा एक अहम हिस्सा आता है, वो होता है हमारा जी एडवर्ब का। एडवर्ब क्या होता है प्यारे बच्चों? एडवर्ब को हमने 6 चीज़ें क्वालिफाई करने के लिए रखा हुआ है अपनी इंग्लिश में। सुन लीजिए, एडवर्ब से एडवर्ब क्वालिफाइज इटसेल्फ, एडवर्ब एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब क्वालिफाइज एडजेक्टिव, एडवर्ब क्वालिफाइज कंजंक्शन, एडवर्ब क्वालिफाइज प्रीपोजिशन, एडवर्ब क्वालिफाइज कंप्लीट सेंटेंस एंड एडवर्ब क्वालिफाइज एनी वर्ब। 6 चीज़ों को क्वालिफाई करने के लिए हमने रखा हुआ है अपना एडवर्ब, सो एंड सो। ये कुछ हुआ हमारा इंग्लिश का बेसिक पार्ट। अगर आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं है, या जो मैंने चीज़ें बोली हैं अगर आपको वो चीज़ें नहीं लगी हैं, अगर आपने ये चीज़ें पहले नहीं सुन रखी हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर लिसनर्स एंड व्यूअर्स, आपको दोबारा NCERTs पढ़ने की ज़रूरत है। 6, 7, 8, 9 क्लास की NCERTs उठा लीजिए, वहाँ से अपनी पहले बेसिक इंग्लिश जो है वो कवर कीजिए, तब जाके कम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में आप सोचिए, अदरवाइज बहुत मुश्किल होने वाला है। खैर मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं कुछ असल में चीज़ें हैं उनके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। खैर आते हैं अपनी आज की जो हमारी क्लास थी, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो प्यारे दोस्तों, बहुत बार बच्चों को मैं पूछता हूँ, जब भी मैं पढ़ाता हूँ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, तो बच्चों को मैं पूछता हूँ बच्चे सब्जेक्ट होता क्या है। अभी तक का जो रिस्पांस क्लास से आता है, बच्चे बोलते हैं सर सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में बात हो रही होती है। जब मैं यूँ बोलूँ सर सब्जेक्ट हमारा करता होता है, ठीक है, अगर करता है तो सचिन प्लेज क्रिकेट, सचिन इस सेंटेंस में काम कर रहा है, तो सचिन क्या हो गया जी, सब्जेक्ट हो गया। क्रिकेट इज प्लेड बाय सचिन, इस सेंटेंस में क्रिकेट क्या कर रहा है, काम कर रहा है। बच्चे बोलते हैं सर क्रिकेट इस सेंटेंस में काम कर रहा है। या फिर बहुत सारे बच्चे ये भी बोलते हैं, प्यारे बच्चों मैं अभी आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, जो बच्चों का रिस्पांस आता है, आप तो मेरे साथ बात नहीं कर पाएंगे अभी, जो बच्चों का रिस्पांस आता है उसके बेस में आपको ये बातें बता रहा हूँ। बच्चे बोलते हैं सर सेंटेंस का मोस्टली जो पहला पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट। अगर ये सब्जेक्ट है तो ये क्या है भाई, ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ऐसा बच्चे बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, सुनिए। या फिर ये बच्चे ऐसा बोलते हैं सर हमारे सेंटेंस का जो भी सेंट्रल आइडिया होता है वो हमारा क्या होता है जी, सब्जेक्ट होता है। ये कहना, ये दोनों की दोनों बातें जो हैं ये कहनी 50% सही है, सही भी है नहीं भी है। देखिए होता क्या है बच्चे, हमारी इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस को लिखने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है एक्टिव वॉइस और एक तरीका होता है पैसिव वॉइस। मैं फील कर देता हूँ, इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस को लिखने के 2 तरीके होते हैं। कितने? 2। एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस। जब सब्जेक्ट काम कर रहा होता है उसे बोलते हैं एक्टिव वॉइस। जब सब्जेक्ट काम कर नहीं रहा होता, सब्जेक्ट पे काम होता है, देन उसे बोला जाएगा पैसिव वॉइस। मैं रिपीट कर देता हूँ, सुनिए। जब भी, जैसे मैंने ये बोला सचिन प्लेज क्रिकेट, मैंने क्या बोला, जब सब्जेक्ट काम कर रहा होगा उस समय वो क्या होगा जी, हमारा एक्टिव वॉइस। जब सब्जेक्ट पे काम किया जा रहा होगा, देख लीजिए इसमें क्या क्रिकेट काम कर रहा है, अरे क्रिकेट काम कर ही नहीं सकता भाई, क्रिकेट इज ए नॉन लिविंग थिंग, तो इसमें सब्जेक्ट पे काम किया जा रहा है, सब्जेक्ट काम नहीं हो रहा। फाइन। तो माय डियर फ्रेंड्स, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताता हूँ। एक होती है हमारी एक्टिव वॉइस, मैं आपको ये पूरी डिटेल वीडियो में बताऊंगा, बट फिलहाल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको तब समझ आएगा जब अगर आप इसे समझ पा रहे होंगे। और एक होती है जी हमारी पैसिव वॉइस। सुन लीजिए, अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर पहचाने कैसे, इसको पहचाने कैसे, एकदम से सेंटेंस को देखते हमें कैसे पता चलेगा ये हमारी एक्टिव वॉइस है या ये हमारी पैसिव वॉइस है। तो शॉर्ट में मैंने इसका जुगाड़ निकाल रखा है, ध्यान से सुन लीजिए। पैसिव वॉइस में हमेशा बी के बाद कोई थर्ड फॉर्म आती है। मैं रिपीट कर देता हूँ, इंग्लिश का जब भी आप कोई सेंटेंस देखेंगे, जब भी मतलब कभी भी अगर आप इंग्लिश का कोई सेंटेंस देखेंगे, उसमें अगर बी के इमीडिएट बाद कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आ रही है, तो माय डियर फ्रेंड्स वो ओनली एंड ओनली आपका जो सेंटेंस है वो क्या है, वो पैसिव वॉइस का है। मतलब उसमें सब्जेक्ट काम कर नहीं रहा है, उसमें सब्जेक्ट पे काम किया जा रहा है। और सुन लीजिए, अगर आप बोलेंगे सर अगर ये पैसिव है तो एक्टिव में क्या होगा, तो एक्टिव में क्या होता है, हमेशा बी के बाद VING आता है।
वी मतलब वर्ब के साथ कोई आई आता है, जैसे ईट ईटिंग, है ना, स्लीप स्लीपिंग, जंप जंपिंग। ये बी कौन सा है? ये वही है जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में वर्ब चैप्टर जैसे डिस्कस किया था। बी के अंदर क्या क्या आता है हमारा? बी के अंदर हमारा आता है जी इज, एम, आर, बी। सुन लीजिए, बता देता हूँ। बी की फॉर्म्स होती हैं इज, एम, आर, बी, है ना। ये फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया वॉज, वर्ब, और थर्ड आ गया जी बी। ये सारे के सारे वर्ड जो हैं ये क्या हैं? ये सारे बी के अंदर कंटेन होते हैं। आप यूँ बोलो, जब भी मैं वर्ड का इंग्लिश में जब भी मैं पढ़ाऊंगा, मैं बी का जिक्र करूंगा, उस बी का जिक्र करने का मतलब होगा ये सारे वर्ड्स। और सुनिए, इसको अगर क्लियर हो गया हो तो अपनी क्लास आगे शुरू करते हैं। तो अभी तक मैंने आपको ये बताया कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को शॉर्टकट में समझने का तरीका क्या है, मैं रिपीट कर देता हूँ। हमेशा एक्टिव वॉइस में बी के बाद वी होती है, हमेशा और हमेशा, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी होता है, बट मैं सिर्फ बी का इस समय यूज करता रहा हूँ। और पैसिव वॉइस में ओनली एंड ओनली और हमेशा बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब सुन लीजिए, क्या यहाँ पे इस सेंटेंस में अगर आप देखेंगे, मुझे बताइए, इस सेंटेंस में तो बी आए है ना, बी आए नहीं तो B3 का तो बात करेंगे ही नहीं। इस सेंटेंस में अगर देखेंगे, मुझे कौन बताएगा इस सेंटेंस में से कौन एक्टिव है कौन पैसिव है? देखिए, क्या ये फॉर्मेट या ये फॉर्मेट, क्या B+V3 इस सेंटेंस में आया है? इस सेंटेंस में नहीं है। तो 101% ये जो मेरा सेंटेंस होगा ये कौन सा होगा जी? एक्टिव होगा। और ये जो फॉर्मेट है ये मेरा कहाँ बैठा हुआ है? सेकंड सेंटेंस में। तो 110% ये जो मेरा सेंटेंस होगा कौन सा होगा जी? पैसिव होगा। तो प्यारे बच्चों, मैं रिपीट कर देता हूँ, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को मैंने कुछ पार्ट्स में बांटा हुआ है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका जो है वो पहले आपको वॉइस से शुरू होता है। पहले जब तक आप वॉइस, आपको सेंटेंस का पता ही नहीं होगा कि वो सेंटेंस हमारा एक्टिव है या पैसिव है, तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बहुत दूर की बात हो जाएगी। उसके बाद सुन लीजिए, अगर आपको सब्जेक्ट का पता चल गया हो, अच्छा, सब्जेक्ट के बारे में कुछ और ही बात बताना चाहूँगा प्यारे दोस्तों। इंग्लिश का जब भी एक सब्जेक्ट सेंटेंस हमारा बनता है तो उसमें 3 चीज़ें हमारी मौलिक होती हैं। मौलिक मतलब फंडामेंटल। वो होता है हमारा एस, वी, ओ, या मैं यूँ बोलूँ, हमारे इंग्लिश के सेंटेंस में, हमारा इंग्लिश का सेंटेंस जो होता है वो 3 वर्ड्स को कंटेन करता है, दैट इज सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। और सुन लीजिए, सब्जेक्ट पार्ट इज मैंडेटरी, वर्ब पार्ट इज मैंडेटरी, ऑब्जेक्ट पार्ट कैन बी देयर और ऑब्जेक्ट पार्ट कैन नॉट बी देयर। कहने का मतलब ये है, इंग्लिश के सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब ये 2 ऐसे वर्ड हैं जो होंगे ही होंगे, मतलब हमेशा होंगे। और ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है। मैं कहना क्या चाहता हूँ, सुन लीजिए। जैसे मैंने बोला ही प्लीज, ये मैंने सेंस बोला, सेंटेंस है जी, है ना। देखिए सेंटेंस होता क्या है, सेंस प्लस टेंस। सेंस, ही प्लेज, वो खेलता है। टेंस, पास्ट है, फ्यूचर है या प्रेजेंट है। तो टेंस भी क्लियर हो रहा है, ठीक है। अभी का रोज का काम है, जो काम हम रोजमर्रा की जिंदगी में रोज करते हैं, रोज काम हो रहा है, तो उसे हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलते हैं। ये मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ही प्लेज, वो खेलता है, सेंटेंस है। इस सेंटेंस में मेरा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। अब मैं आपके सामने कुछ 2-4 सेंटेंस लिखता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि उसमें से ऑब्जेक्ट जो है कैसे पहचानना है। देखिए, एक सेंटेंस में लिख देता हूं, आई बॉट अ बैग। उसका मैंने ये सेंटेंस लिख देता हूं, एक सेंटेंस मैंने लिखा आई बॉट अ बैग, उसका मैंने लिखा ही एट द फूड। 2 सेंटेंस। तीसरे सेंटेंस लिखने जा रहा हूं, अगर किसी के सेंटिमेंट्स ना हर्ट हो रहे हो, ठीक है, तो मैंने लिख दिया विराट लव्स अनुष्का। प्यारे दोस्तों, ये 3 सेंटेंस आपके सामने हैं। आई बॉट अ बैग, ही एट द फूड, विराट लव्स अनुष्का। देखिए, शॉर्टकट में एक देसी जुगाड़ आपको बताने जा रहा हूँ। एकदम से आप एक्टिव वॉइस में कैसे एकदम से आप अपना सब्जेक्ट जो है वो पहचान पाएंगे, वर्ब पहचान पाएंगे और ऑब्जेक्ट जो है वो पहचान पा रहे होंगे एकदम से। जरा गौर से सुनिएगा। सबसे पहले कौन मुझे बताएगा ये तीनों के तीनों जो हमारे सेंटेंस हैं क्या ये एक्टिव हैं या पैसिव हैं? अरे अनडाउटेडली ये सारे के सारे मेरे सेंटेंस किस में हैं? एक्टिव में है। अब आप बोलोगे सर वो कैसे? तो प्यारे दोस्तों, क्या इसमें B+V3 का कहीं जिक्र हुआ है? नहीं हुआ है। तो 101% ये मेरे कौन से सेंटेंसेस हैं? एक्टिव वॉइसेस के। ये सारे के सारे जो मेरे सेंटेंसेस हैं वो कौन से हैं? एक्टिव वॉइसेस के हैं। और एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में होता क्या है,
हमेशा आपने सबसे पहले एक वर्ब पहचानना है। देखिए बॉट, बाय बॉट बॉट, या आप यूँ बोलो कोई एक्शन का जिक्र हो रहा है तो 100% ये मेरा क्या है जी, वर्ब है। ये मेरा क्या है, ईट एट ईटन, वर्ब है। ये मेरा क्या है, वर्ब है ना। वर्ब अगर आप नहीं भी पहचान पा रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, उसके मैं वर्ब को अलग क्लास में डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। अब देखो होता क्या है, एक्टिव वॉइस में वर्ब अगर आपने पहचान लिया, उसके पहले आने वाला कोई एक वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वो सारा का सारा मेरा सब्जेक्ट होता है। मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई भी सेंटेंस अगर मेरा एक्टिव वॉइस का है, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में अगर आपने वर्ब पहचान लिया है, पहला वर्ब लेफ्ट से पढ़ना शुरू करिए, वर्ब पहचान लिया, वर्ब के पहले अगर मेरा एक वर्ड है या बहुत सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, वो सारा का सारा पार्ट मेरा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। मैं एग्जाम्पल समझा देता हूँ। मैंने बोला शूज आर शाइनिंग, तो मेरा पहला लेफ्ट से जब ढूंढना शुरू किया तो पहला वर्ब क्या है, आर। आर मेरा हेल्पिंग वर्ब है, बाद में डिस्कस करूंगा। हेल्पिंग वर्ब भी कभी कभार मेन वर्ब बन जाता है। जब मेरे सेंटेंस में सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है उसमें वो मेन वर्ब का पार्ट करता है। घबराएंगे नहीं, बताऊंगा बाद में। आर, आर के पहले क्या बैठा है, शूज। तो प्यारे दोस्तों, इस सेंटेंस में मेरा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, शूज। अब मैं सेंटेंस बोलता हूँ, अ पेयर ऑफ शूज, अ पेयर ऑफ शूज डैश शाइनिंग। अब एक तो यहाँ पे क्या आएगा, अ पेयर ऑफ शूज, आर नहीं आएगा, अ पेयर ऑफ शूज यहाँ पे आएगा इज शाइनिंग, और सॉरी और पेयर ऑफ शूज नहीं आएगा, अ पेयर ऑफ शू आएगा। फाइन, इसके भी कुछ फंडे होते हैं, बाद में आपको बताऊंगा। अ पेयर ऑफ शू इज शाइनिंग आएगा। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ पे इज के पहले जितना भी पार्ट बैठा हुआ है, अ पेयर ऑफ शू, तो ये हमारा सारा का सारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो प्यारे दोस्तों, वर्ब है, वर्ब है, वर्ब है, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट। एक और चीज बड़ी जबरदस्त आपको सब्जेक्ट के बारे में बता देता हूँ। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, हमेशा याद रखिएगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा और हमेशा या तो कोई नाउन बनता है या तो कोई प्रोनाउन बनता है। मैं रिपीट कर देता हूँ, मैंने क्या बोला, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा कोई नाउन या प्रोनाउन बनता है। कभी भी एडजेक्टिव सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, कभी भी वर्ब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, कभी भी एडवर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। हमेशा आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता कौन है, या तो कोई नाउन या तो कोई प्रोनाउन। अब बात कर लेते हैं जी, क्या सेंटेंस में हमारा कोई ऑब्जेक्ट है भी है या नहीं है। देख लीजिए जी, एक बड़ा जबरदस्त सा फंडा पाने जा रहा हूँ ऑब्जेक्ट पहचानने का। प्यारे दोस्तों, एक्टिव वॉइस में होता क्या है, ऑब्जेक्ट कैसे पहचाना जाता है, सब्जेक्ट बोलो, वर्ब बोलो, उसके बाद व्हाट या हूँ से अगर बोलने से अगर आपका आंसर आ रहा है तो दैट इज योर ऑब्जेक्ट। आइए मैं बता देता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। आपने अपने माइंड में, हम ढूंढ कर रहे हैं ऑब्जेक्ट, हमें सब्जेक्ट और वर्ब का पता चल चुका है, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब। सुन लीजिए, हम ढूंढ रहे हैं जी ऑब्जेक्ट। अपने माइंड में सब्जेक्ट बोलना है, वर्ब बोलना है, उसके बाद अपने माइंड में बोलना है, अगर कोई नॉन लिविंग थिंग है तो आप माइंड में बोलेंगे व्हाट, कोई लिविंग थिंग है माइंड में बोलेंगे हूँ। अगर ये बोलने से आपका आंसर आ रहा है तो दैट इज योर ऑब्जेक्ट। आपने बोला आई बॉट व्हाट, तो व्हाट से आंसर क्या है आपके माइंड में, बैग, तो बैग क्या बन गया भाई, आपका ऑब्जेक्ट बन गया। आपने बोला ही एट व्हाट, तो व्हाट से आंसर क्या है आपके माइंड में, फूड, तो फूड क्या बन गया जी, ऑब्जेक्ट बन गया। उसके बाद अनुष्का, भाई ऑब्वियसली कोई लिविंग थिंग है, आइए कोशिश करते हैं। आपने बोला विराट लव्स व्हाट, तो व्हाट से तो आंसर आएगा नहीं भाई, व्हाट से हमेशा आंसर किसका आता है भाई, नॉन लिविंग थिंग का। तो आप बोलोगे विराट लव्स हूम, तो हूम से आंसर आया अनुष्का, बिल्कुल आया। तो भाई ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट। मैं रिपीट कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले आप पहचानेंगे कि भाई वो मेरा सेंटेंस सब्जेक्ट ये एक्टिव है कि पैसिव है। एक्टिव वॉइस अगर आपको पता चल गया है, उसके बाद आपने वर्ब ढूंढना है। वर्ब के इमीडिएट पहले जो पहला कोई भी वर्ड होता है वो मेरा क्या होता है, ये सब्जेक्ट होता है। उसके बाद आपने सब्जेक्ट बोलना है, वर्ब बोलना है, उसके बाद आपने व्हाट या होम अपने माइंड में बोलने हैं। नॉन लिविंग है तो व्हाट से आंसर आएगा, लिविंग है तो होम से आंसर आएगा। अगर ऐसा करने से आपके आंसर्स आ रहे हैं तो भाई वो हमारे क्या बन जाएंगे, ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। एक ये हमारा तरीका है। एक और चीज समझते हैं, प्यारे दोस्तों, एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऑब्जेक्ट एक तो मैंने ये बोल दिया कि वर्ब का सेंटेंस का पार्ट होता है, एक हमारा ऑब्जेक्ट होता है दैट इज माय प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। आइए उसे समझने की कोशिश करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, जब भी मेरे सेंटेंस में कोई प्रेपोजिशन यूज होता है
उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है जी, मैंडेटरी होता है। क्या मतलब होता है इसका, जब भी मेरे इंग्लिश के सेंटेंस में कोई प्रेपोजिशन आएगा, प्रेपोजिशन मैंने क्या बोला आपको, प्रेपोजिशन एक लिंकिंग वर्ड होता है, इज, ऑन, एट, अंडर, बिलो, फॉर, सिंस, दीज आर माई प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा मेरा एक ऑब्जेक्ट आता है, हमेशा और हमेशा। जैसे मैं बोलूँगा आई लिव्स इन डैश, बाई लिव्स इन के बाद इन मेरा क्या है, प्रेपोजिशन। उसके बाद मुझे कोई ऑब्जेक्ट 100% लगाना पड़ेगा, नहीं लगाऊंगा तो मेरा सेंटेंस इनकम्प्लीट है। तो इस तरह के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, या यूँ बोलो कोई ऐसा नाउन या प्रोनाउन जिसके पहले प्रेपोजिशन आता है, उसे बोला जाता है जी प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। जैसे मैं एक सेंटेंस आपको सुना देता हूँ। जैसे मैंने बोल दिया, इसी सेंटेंस को उठा देते हैं, मैंने इस सेंटेंस में बोल दिया सचिन प्लेज क्रिकेट फॉर। देखिए जी, सचिन क्या बन गया जी, सब्जेक्ट, ये क्या है वर्ब, ये क्या है ऑब्जेक्ट। अब मैंने बोल दिया फॉर, भाई फॉर मेरा क्या है, प्रेपोजिशन है। प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, आपके जेकेएसबी के एग्जाम में 2 वर्ड यूजेज हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है, एक है फॉर, एक है सिंस। इसे मैं प्रेपोजिशन चैप्टर में डिस्कस करूंगा, घबराएं के, ठीक है। फॉर मेरा क्या है जी, प्रेपोजिशन। अगर प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के 100% बाद क्या आना है जी, एक ऑब्जेक्ट आना है। अगर आप फॉर के बाद कुछ नहीं लगाएंगे तो ये मेरा सेंटेंस क्या है, इनकम्प्लीट है। तो लेट्स फॉर सपोज मैं यहाँ पे लगा देता हूँ फॉर इंडिया। फॉर के बाद, फॉर मेरा क्या है जी, एक प्रेपोजिशन है। फॉर के बाद आया है जी एक ऑब्जेक्ट, इंडिया मेरा क्या है जी, एक नाउन है। इस समय ये भी एक ऑब्जेक्ट है, बट अनडाउटेडली इंडिया मेरा क्या बन जाएगा जी, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो प्यारे दोस्तों, ऑब्जेक्ट को पहचानने के 2 तरीके हमने अभी तक समझ लिए हुए हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ। एक हमने तरीका क्या समझा, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट बोलना है, वर्ब बोलना है, उसके बाद व्हाट या होम से रिप्लाई आ रहा है, तो वो मेरा क्या है, सब्जेक्ट है। दूसरा तरीका हमने क्या समझा, इंग्लिश के सेंटेंस में जब भी प्रेपोजिशन के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आता है, वो क्या होता है हमारा जी, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और एक चीज़ मैंने आपको बड़ी जबरदस्त बता ही रखी है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हमेशा हमारा या तो कोई एक नाउन बनता है या तो कोई हमारा प्रोनाउन बनता है। ऑब्जेक्ट पहचानने का लास्ट तरीका, मैं सेंटेंस में लिख देता हूं। मैंने बोला जी, ये देखिए जी, ये आपके सामने क्या है जी, एक सेंटेंस है। मैंने सेंटेंस बोल दिया आपको, क्लोज द डोर। देखिए जी होता क्या है प्यारे दोस्तों, हमारे इंग्लिश के सेंटेंसेस भी बड़े किस्म के होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, सो एंड सो, बाद में इसका जिक्र करेंगे। ये हमारा सेंटेंस है, ये जो है जी, ये है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। अब आप बोलेंगे सर इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस वो होता है जिस सेंटेंस में किसी को एडवाइस की जा रही होती है, या किसी को ऑर्डर दिया जा रहा होता है, या किसी से रिक्वेस्ट की जा रही होती है, दैट इज माई इंपेरेटिव सेंटेंसेस। और इंपेरेटिव सेंटेंस की खासियत क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो मिसिंग होता है। लेट्स फॉर सपोज मैंने आपको बोला क्लोज, क्लोज मेरा क्या है, वर्ब। मैंने बोला वर्ब के बाद बाई डोर काम नहीं कर रहा है ना, तो क्लोज द डोर, डोर मेरा क्या है जी सेंटेंस में, ये मेरा आर्टिकल है, डोर है मेरा इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट। और मैंने आपको पीछे भी बताया, मेरे सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब हमेशा आते ही आते हैं, ऑब्जेक्ट आ भी सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं भी आ सकता। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो सब्जेक्ट आए ही नहीं, आप झूठे पड़ गए, यहाँ पे सब्जेक्ट आए नहीं, यहाँ तो वर्ब और ऑब्जेक्ट आए हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्लोज द डोर, अगर जैसे मैं अकेले इस रूम में मैं अकेला हूँ, इस समय मैं अपने आप से तो क्वेश्चन पुट करूंगा नहीं, क्लोज द डोर, क्लोज द डोर ऑब्वियस कोई सेकंड पर्सन होगा, उसे मैं बोल रहा हूँ। तो इस सेंटेंस में मेरा जो फर्स्ट पर्सन है, 2 पर्सन की बात हो रही है, इसमें एक पर्सन जो है वो मिसिंग है। वो कौन है, वो है जी यू, ये है हमारा जी सेंटेंस का फर्स्ट पर्सन। तो मैं बताना क्या चाहता हूँ, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारा जो एक पर्सन होता है वो मिसिंग होता है, इसमें सब्जेक्ट है बट वो हिडन है, ठीक है। तो मैं बताना क्या चाहता हूँ, इसमें जो आपका ऑब्जेक्ट है वो डोर है। बहुत सारे बच्चों को गलतफहमी लगती है कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में सर सब्जेक्ट जो होता है वो लास्ट वाला वर्ड होता है, बट नहीं, दैट इज योर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है बट सब्जेक्ट आपका जो है वो क्या है, मिसिंग है। तो प्यारे दोस्तों, अभी तक का जो मैंने आपको सारा पढ़ा दिया है उसे एक बार शॉर्टकट में कंक्लूड कर लेते हैं। हमने पढ़ना शुरू किया था सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने का मैंने आपको तरीका क्या बताया, सबसे पहले आपने ये पता लगाना है मेरा जो सेंटेंस है वो एक्टिव है या पैसिव है। उसके बाद एक्टिव अगर है तो एक्टिव सेंटेंस में आपने क्या बोलना है, सब्जेक्ट बोलना है, ठीक है। वर्ब के पहले जितना भी पार्ट है, चाहे वो वर्ड है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, वो मेरा क्या है, सब्जेक्ट है।
सब्जेक्ट बोलो, वर्ब बोलो, उसके बाद व्हाट या होम आने वाले सारे के सारे वर्ड्स मेरे क्या होंगे, ये ऑब्जेक्ट होंगे। अगर उनसे रिप्लाई नहीं आ रहा है तो वो ऑब्जेक्ट मेरे नहीं होंगे। दूसरा तरीका हमने समझा प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। हमेशा इंग्लिश में प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई नाउन या प्रोनाउन आ रहा है दैट इज माय ऑब्जेक्ट एंड इट इज कॉल्ड प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तीसरा तरीका हमने क्या समझा, इंपैरेटिव सेंटेंस में जो मेरा सब्जेक्ट होता है वो मिसिंग होता है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो होता है वो होता है, ठीक है। इंपैरेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मेरा 100% होता है, सब्जेक्ट मिसिंग होता है। इसमें इंपैरेटिव सेंटेंस में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे पुट आपके लिए कर रहा हूँ। तो प्यारे दोस्तों, इसके बाद भी कोई आपके मन में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलेंगे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड बाय।